नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन की सौतेली चाची सुषमा मीनल देवी से बदतमीजी करती है और कहती है कि यह सब कुछ अब उनका ही तो है। जिसे सुनकर मिलन देवी गुस्से में बोली, किसने कहा ये सब कुछ तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये खानदान, ये परिवार मेरा और मेरे बच्चों का है। रावत परिवार का कुछ भी तुम्हारा नहीं है, इसीलिए अपनी गंदी नजरें इस पर रखना बंद करो। ये सुनकर सुषमा बदतमीजी करते हुए बोली, ये बस आपका वहम है। बहुत जल्द मेरा पति रावत इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगा। और रही बात परिवार की दूसरी प्रॉपर्टी की, तो उसका उत्तराधिकारी भी सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं और कोई नहीं। इसीलिए चुपचाप वह सब कुछ हमें दे दीजिए, वरना हमें अपना हक छीनना आता है। ये सुनकर मिलन देवी को आज सच में अपने घर में सांप पालने पर अफसोस हो रहा था। उसे अपने पति के फैसले पर भी गुस्सा रहा था, क्योंकि उन्हीं के वचन के कारण ये सब कुछ हो रहा था। तभी पायल भी इतराते हुए बोली, बिल्कुल सही मॉम, और मैं ही एक रावत खानदान की प्रिंसेस हूँ और यह सब कुछ मेरा है और अब हर कोई मुझसे जलेगा, क्योंकि रावत परिवार की सारी जायदाद की वारिश अब मैं ही हूँ। ये सुनकर मीनल देवी गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब कुछ दान कर दूंगी, लेकिन तुम में से किसी को नहीं दूंगी। तभी वहां पर एक लालची आवाज आई, मॉम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी अब आपका सिर्फ एक ही बेटा है और वह मैं हूँ। अगर आप चाहती है कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आप एक अच्छी जिंदगी जिए, तो ये सब कुछ आपको मुझे दे देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे फाइट करूं। वैसे भी कंपनी पहले ही मेरे हाथों के नीचे आ चुकी है। रही बात बाकी प्रॉपर्टी की, तो मुझे अपना हक लेना आता है। ये सुनकर मिलन देवी गुस्से में बोली, अब तुम्हारी औकात भी बढ़ गई कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। भूलो मत, अगर मैंने आज तक हर्षवर्धन को रोका नहीं होता तो वह कब का तुम्हें मार चुका होता। तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चों को खाया था। ये सुनकर जयेश रावत जोर से हंसते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है? आप लोग मुझे मेरा हक नहीं दे रहे थे, तो मुझे मेरा हक छीनना आता है। बचपन से ही आप लोगों ने मुझे किसी कचरे की तरह ट्रीट किया। भले ही डेड ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे वापस लेकर आए, लेकिन दुनिया मुझे एक नाजायज ही खेती थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझती। हर वक्त मुझे ताने देती थी, यहाँ तक कि मुझे आपके बेटे राजवीर से कंपेयर तुलना करती रहती थी। इसमें मेरी क्या गलती की? वह बिजनेस में इतना अच्छा था, स्टडी में इतना अच्छा था और वह बिजनेस भी इतना अच्छा करता था। तुम लोग हर वक्त मुझे ताना देते रहते हो, यहाँ तक कि नौकर भी मुझे नीची नज़र से देखते हैं और नाजायज कहकर पीठ पीछे चिढ़ाते हैं। मुझे कैसा लगता था ये सब कुछ सुनकर और तुम लोगों की बायस बिहेवियर को देखकर। वैसे तो तुम लोग कहते हो कि तुम मुझे इस खानदान का बेटा समझते हो, लेकिन पीठ पीछे मुझे किसी कचरे की तरह ट्रीट करते हो और भीख में बच्चा कुछ देते हो। तुमने अपने बेटे को पूरी इंडस्ट्री दे दी और मुझे बस कंपनी में छोटा सा पोस्ट दे दिया। यहाँ तक कि तुम और तुम्हारा बेटा इतने बड़े लग्जरियस घर में रहते थे और मुझे पास में एक छोटा सा घर दे दिया, जैसे कि मैं कोई नौकर हूँ। ये सब कुछ बर्दाश्त करके मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए था, उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता था, जब तक राजवीर रावत और हर्षवर्धन रावत रास्ते से नहीं हटेंगे, तब तक मुझे रावत परिवार की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और मुझे मेरा हक कैसे चाहिए वह मुझे पता है। इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा होगा ये सब कुछ एक्सेप्ट कर ले और हमें सब कुछ आसानी से सौंप दे, ताकि आगे की जिंदगी आपकी आराम से गुजरे, वरना आप जानते हैं कि आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। ये सुनकर मीनल देवी खड़ी हुई और अपने लाठी को जोर से पटकते हुए कड़क आवाज में बोली, बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी मुझसे आगे जा सकते हो? भूलो मत, सालों तक मैं इस इंडस्ट्री को अपने हाथों में मैनेज किया है। भले ही मैं लंबे वक्त से इंडस्ट्री में नहीं गई, ना ही रावत इंडस्ट्रीज में ज्यादा ध्यान देती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। भूलो मत, अभी भी मैं उस कंपनी की चेयरवुमेन हूँ। ये सुनकर जयेश रावत जोर जोर से हंसते हुए बोला, बस नाम की अध्यक्ष रही है आप कुछ नहीं कर सकती। बस अगली बोर्ड ऑफ मीटिंग की देर है, उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। तब तक के लिए आप जो चाहे वह कर सकती है। अच्छा होगा आप खुद को तकलीफ ना दे और हमें सब कुछ दे दीजिए। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। उसकी बेटी और बीवी भी चली गई। वह दोनों भी अब खुद को रावत खानदान की मालकिन समझ चुकी थी।
इसलिए वह बेफिक्र होकर रावत मेंशन में इधर उधर घूम रही थी और हर किसी पर हुक्म चला रही थी। वही मीनल देवी जो गुस्से से जयेश रावत को जाता हुआ देख रही थी, वह गहरी गहरी सांस लेती है और अपने छाती को दबाते हुए सोफे पर गिर गई। बटलर तुरंत उनके पास आया और दवाई निकाल कर देते हुए बोला, बड़ी मालकिन शांत हो जाए, आपके लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आप बीमार हो सकती है। मीनल देवी गुस्से में बोली, देखा तुमने उस नाजायज बच्चों की हिम्मत, आज वह मुझे ही पंजे दिख रहा है। हर्षवर्धन सच कहता था, यह आदमी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। यह मेरा बेटा खा गया, फिर भी परिवार की इज्जत की खातिर मैंने इसे जिंदा रहने दिया और इसका बचाव किया है, लेकिन अब तो ये पूरा परिवार निगलने को आया है। बटलर जिसे सब कुछ पहले से पता था, वह सर झुकाकर बोला, मालकिन छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हर्षवर्धन बाबा सही थे, आप आस्तीन का सांप पाल रही थी। यह एक गंदी नली का खून है, आप इसे कितना भी पल पोस कर बड़ा कर लीजिए, ये वापस आप ही को डसेगा। इसकी लालच का कोई अंत नहीं है। आपको लगा कि आप जितना इसे दे रही है वह इसके लिए काफी है, इस वजह से यह चुप रहेगी, लेकिन ये गलत था। जैसे इसकी माँ की नज़र रावत परिवार की जायदाद पर पड़ी थी, वैसे ही इसकी नज़र रावत परिवार पर ही थी। बस फर्क इतना था कि आप इसे महसूस नहीं कर पाए। ये सुनकर मिलन देवी गुस्से से बटलर को देखती है, क्योंकि बटलर जो कुछ भी कह रहा था वह सच था। अगर पहले ही उसने समझदारी दिखाई होती और जयेश रावत की औकात उसे दिखा दी होती, तो आज वह इतना उछल नहीं रहा होता। लेकिन अभी भी वह खुद की गलती को मनाना नहीं चाहती थी। उसके हिसाब से जो उसने किया वह परिवार के लिए सही था। सुनसान आइलैंड पर दूसरी ओर सुनसान आइलैंड पर अनाया ने पूरे 24 घंटे हर्षवर्धन का इलाज किया था, यहाँ तक कि आखिरी इलाज के वक्त तो वह अपना ब्लड भी डोनेट कर रही थी। यह अनाया के लिए काफ़ी रिस्की रहा था, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बाद वह हर्षवर्धन को एक्यूपंक्चर सेशन दे रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आखिरी तक तो वह बेहोश होने लगी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने डॉक्टर को खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अभी भी उसके अंदर से 2 बोतल खून निकालकर हर्षवर्धन को चढ़ा दिया जाए। डॉक्टर मना करना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी डॉक्टर ऐना के सामने जबान खोलने की। आखिरकार वह लीजेंडरी डॉक्टर थी और वह सब उनके अंडर ही काम करते थे। उनकी टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर डॉक्टर ऐना अपनी टीम के साथ कोई ऑपरेशन कर रही है तो उसके सक्सेस रेट 100% है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर उसकी टीम में थे, लेकिन वह हर कोई अनाया से डरते थे और उससे भी ज्यादा उसकी काबिलियत के कायल थे। आज भी डॉक्टर ऐना के इंस्ट्रक्शन सुनकर वह मना करना चाहते थे, लेकिन बिना कुछ कहे उन्होंने मान लिया। लेकिन उसके बाद अनाया की हालत खराब हो गई। पहले ही वह अपनी मेंटल पावर को ड्रेन कर चुकी थी, क्योंकि उसने हर्षवर्धन को बहुत बड़ा लंबा एक्यूपंक्चर सेशन दिया था, जिसमें उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। ऊपर से उसने सबसे गंभीर 2 ऑपरेशन किए थे, एक जो उसकी आंतों के बीच फंसी हुई लोहे की चीज थी, दूसरा उसके ब्रेन का, जिसने बहुत ज्यादा चोट लगी थी। इतने बड़े और खतरनाक 2 ऑपरेशन करने के बाद भी उसने हर्षवर्धन को ब्लड डोनेट किया, जिस वजह से वह तकरीबन बेहोश होकर ही गिर चुकी थी। आखिरी तक आते आते हर्षवर्धन और अनाया दोनों ही बिस्तर पर पास पास लेटे हुए थे। जहां हर्षवर्धन पूरी तरह से मशीनों से धीरा हुआ था, तो वहीं अनाया के हाथों में एनर्जी के लिए बोतल लगी भी थी। क्या हर्षवर्धन सही हो पाएगा? और क्या अनाया की मेहनत रंग लाएगी? क्या होगा जब हर्षवर्धन होश में आएगा? और क्या जयेश रावत की बातें मीनल देवी पर असर डालेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।